हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों, इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स कैफे अवार्ड्स की। स्पोर्ट्स कैफे अवार्ड्स कहने से मतलब हमारा ये है कि हम आईपीएल 2025 का जो अब तक का सफर रहा है उसमें बेहतरीन क्षण हमको देखने को मिली, जो बेस्ट नॉक्स देखने को मिले हैं, चाहे वो बल्लेबाज की हो, चाहे वो गेंदबाज का कोई फेरी स्पेल हो, या फिर कोई ऐसा सितारा जो आगे चलकर चमक सकता है या जिसने इस सीजन में सबको प्रभावित किया है। ऐसी कुछ मोमेंट्स की बात करने वाले हैं और हम चुनेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों को जो हमें लगता है या अमित को लगता है या गंतव्य को लगता है कि जो इस सीजन के हिसाब से जिन्होंने सबसे बेहतरीन स्पेल या बैटिंग या किसी भी क्षेत्र में परफॉर्म किया है। तो बिना किसी देर के सबसे पहले शुरू करते हैं इसे गंतव्य के साथ। गंतव्य, आईपीएल 2025 का सफर और अब तो खैर बहुत ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है, लेकिन इतने सारे बेहतरीन पल, इतना सारा मसाला और सब कुछ देखने को मिला है जिसकी फैंस ने उम्मीद की थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम्हारे हिसाब से अगर कोई इस सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड ले जाता है तो वो कौन होगा? आई नो इस साल वो काफी लोगों के पिक में नहीं रहेंगे, बट आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू लुक पास जसप्रीत बुमराह। मतलब वो इतने कंसिस्टेंटली ये जो चीज करते आए हैं, he just keeps flying under the radar। मतलब he is the only bowler with an economy under 7 and वो 4 मैच मिस करने के बाद भी 18 विकेट ले चुके हैं। Every season of Bumrah right now is generational and just because he is doing it year after year doesn't mean कि ये कुछ ordinary कर रहे हैं वो। There are players who can do what Sai Sudarshan can. There are players who can do what Shubman Gill can. I've never seen anyone in my lifetime have the same impact as consistently as Jasprit Bumrah. He's literally a cheat code. वो वीडियो गेम में 99 रेटेड प्लेयर होते हैं ना, एक लेजेंड वाले, वो बुमराह वो है। ठीक है अमित, आपके लिए भाई कौन होगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? सेम क्वेश्चन मेरे लिए आई थिंक द अवार्ड गोज टू सूर्य कुमार यादव बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी विद व्हिच ही हैज प्लेड एंड स्पेशली बिकॉज टॉप ऑर्डर है मुंबई का, उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है जिस तरह से यू एक्सपेक्ट देम टू। रोहित शर्मा के 3-4 बड़े नॉक्स रहे, बट उसके अलावा उतने बड़े नॉक्स नहीं रहे हैं। सो हमेशा वो जब आते थे थोड़ा प्रेशर रहता था उन पर, एंड उसके बावजूद टू स्कोर लाइक 700 रन 673 एट दिस पॉइंट, एंड जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रहे हैं कि उनकी शायद पिछली 18 नॉक्स 25 से ऊपर की है। सो दैट इज इनक्रेडिबल एंड उतना सपोर्ट उनको मिला नहीं है जितना उनको मिलता है। और देखिए पिछले सालों में उनके नीचे जो बैटर्स आते थे वो भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन इस बार नमन धीर है, थोड़ा रिलेटिवली यंग है, तिलक वर्मा उस फॉर्म में नहीं है। सो उन्होंने जो काम किया है आई थिंक वो थोड़ा अंडर द रेडार फ्लाई कर गया है। जस्ट बिकॉज ही इज सूर्य कुमार यादव, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ही विल प्ले द वे ही हैज, बट फिर भी इस साल मुंबई की बैटिंग थोड़ी अलग रही है, एंड इफ यू रिमूव सूर्य कुमार यादव कंट्रीब्यूशन दे वुड हैव बीन इन बिग ट्रबल। सो फॉर मी ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसे प्लेयर का चुनाव करना चाहूंगा जो अक्सर जिसे हम बहुत अंडररेट करते हैं, और खासकर मैं जब गुजरात टाइटंस की बात करता हूं तो उसमें साई किशोर का मुझे लगता है जो योगदान रहा है बतौर स्पिनर, और खासकर जब आपका स्टार स्पिनर, जब आपके पास राशिद खान जैसा सबसे बड़ा नाम है, वो परफॉर्म ना कर रहा हो, और उसके बाद अगर आप टीम के लिए 18-19 विकेट निकाल के देते हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स पर जहां पर टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उसमें मुझे लगता है कि उस किरदार में साई किशोर बहुत खरे उतरे हैं। जिस तरीके से हम हमेशा बात करते आ रहे थे कि जो गुजरात का जो विनिंग मोमेंटम चल रहा है उसमें टॉप ऑर्डर की बात हो रही है, जहां पर हम शुभमन गिल की बात करते थे, साई सुदर्शन की बात करते थे, जोस बटलर की बात करते थे, बट मुझे लगता है कि अगर हम साई किशोर का नाम नहीं लेंगे तो ये शायद अधूरा रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो वो साई किशोर होने वाले हैं। गंतव्य, बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस मेरे भाई तुम्हारे हिसाब से आईपीएल 2025 का कौन था? मेरे दिमाग में दो थे, बट आई थिंक आई विल गो विद बटलर्स 97 ऑफ आई थिंक 54 इट वाज अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक बिकॉज मैं केकेआर फैन हूं, वो लास्ट ईयर सेंचुरी के भी उनके थोड़े फ्लैशबैक्स आ गए, बट द ग्रेट थिंग वाज कि वो इवन आफ्टर इन द लास्ट 3-4 ओवर्स जब रन्स बनने कम हो गए थे, वो अनड्यू रिस्क नहीं ले रहे थे, एंड ही स्टेड टिल देन एंड टू फिनिश दैट गेम ऑफ, एंड ही काइंड ऑफ सिंगल हैंडेडली वन दैट गेम फॉर जीटी आई बिलीव, क्योंकि उनको भी पता था एक बार वो आउट हो गए उनके नीचे देयर इज नॉट इनफ डेप्थ टू फिनिश द गेम ऑफ, तो टू कीप हिटिंग एट दैट रेट व्हाइल फिनिशिंग द गेम इज इनक्रेडिबल। ठीक है अमित। वैभव सूर्यवंशी 34 बॉल 101। आई मीन यार, आप 14 साल के बच्चे हैं, आप चेस कर रहे हैं 210 का टारगेट, एंड यार टू प्ले द वे ही डिड, लाइक जस्ट बोलते ना, एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ और एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इज अ वेरी यूज्ड एंड अब्यूज्ड टर्मिनोलॉजी फ्रेज इन क्रिकेट, बट उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, एंड द रिजल्ट वाज अ सेंसेशनल सेंचुरी।
So I think for me that stands out as the knock of the tournament. I think ये काफी सालों तक इस knock की बात करेंगे हम. So yeah, Vaibhav Suryavanशी's century. कि अमित ने वैभव सूर्यवंशी का नाम ले लिया है, सो आई हैव टू गो विद अभिषेक शर्मा, जो उन्होंने 141 रन की पारी खेली थी पंजाब किंग्स के खिलाफ, और जो स्टेटमेंट दिया था ना कि मतलब जो अभिषेक शर्मा के लिए हमेशा से बोलते हैं कि आएंगे तोड़फोड़ करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो जो लंबी पारी थी, जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड भी बना दिया है बाय एन इंडियन प्लेयर इन आईपीएल, और उसके बाद वो चिट निकालना. अक्सर हम देखते हैं कि पेस अपने वाइफ को या बच्चे को या किसी फैमिली मेंबर को डोनेट करते हैं, मतलब ये डेडिकेट करते हैं वो, लेकिन अभिषेक शर्मा का अपनी टीम के प्रति प्यार और जिस तरीके से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक वो पारी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहने वाली है. तो मेरे लिए तो अभिषेक शर्मा रहेंगे. बहरहाल बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की. गंतव्य आपके साथ स्टार्ट करेंगे. कौन सा बॉलर भाई चुनोगे? आई थिंक मैं नूर वर्सेस एमआई सोचा था, बट आई थिंक आई कैन नॉट लुक पास्ट चेल्स 4 अगेंस्ट केकेआर, क्योंकि जब वो बॉलिंग करने आए, केकेआर 112 की चेज में 70 for 2 या 60 for 2 थी आई थिंक, एंड 3 ओवर कर लिए थे चल, उसके बाद देवर 77 for 7. तो मतलब हाउ वन स्पेल कैन चेंज द एंटायर गेम, एंड 112 डिफेंड करना इज इन इटसेल्फ हिस्टोरिक, राइट? एंड ही वाज द सिंगल रीजन व्हाई पंजाब मैनेज्ड दैट. तो आई थिंक इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर इयर्स टू कम. Same for me. I think you can't look past, as Gantavya rightly said, कि इतना छोटा टारगेट और उसको अगर आप सेटअप कर रहे हो, वहाँ पे विन सेटअप कर रहे हैं, एंड स्पेशली जिस तरह का उनका फॉर्म चल रहा था पिछले मैचेस में, I don't think a lot of people expected that sort of a spell from him, but that is Yuzvendra Chahal. He has that ability to do something out of the box, and उस दिन वो out of the box resulted in the lowest total ever defended by Punjab. So by in the IPL, I think it was incredible. So yeah, spell of the season for me, Yuzvendra Chahal. कि आपने चहल का नाम ले लिया, तो मैं मिशेल स्टार्क के साथ जाना चाहूंगा. इस आईपीएल में एक ही सुपर ओवर हमें देखने को मिला था, जो दिल्ली वर्सेस आई थिंक राजस्थान के मैच में हुआ था, और वहां पर जो मिशेल स्टार्क ने अपना एक्सपीरियंस यूज करके, आई थिंक उसके पिछले ओवर में भी जब वो सुपर ओवर में गए, तो उसके पहले भी जिस तरीके से उन्होंने गेम बनाया था अपनी टीम के लिए, और 12 में से 10 बॉल जो यॉर्कर डाली थी और राजस्थान के खिलाफ वो मैच जीतना, आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल था, और आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन इन दी आईपीएल हिस्ट्री. खैर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अगले अवार्ड की ओर, जो है कि बेस्ट नॉक अंडर प्रेशर. जो हमने देखा कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन थी, टीम लगभग हार की कगार पर खड़ी थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी पारी आती जिसने गेम को बदल कर रख दिया. गंतव्य मेरे भाई, कौन सी वो पारी, कौन सा है वो नॉक? रोमारियो शेपर्ड अगेंस्ट चेन्नई, क्योंकि मैंने उनके नंबर्स देखे, उन्होंने 150 T20s में 350 मारे थे आज तक. आईपीएल में कभी 50 नहीं मारा था. फ्रेंचाइजी डेब्यू का था आरसीबी के लिए, और जब टीम का स्कोर उतना अच्छा नहीं था, 14 बॉल 50 मारना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नॉक. सीएसके के अगेंस्ट चिन्नास्वामी में उससे ज्यादा प्रेशर बैरली होता है. टू डू दैट ऑन योर डेब्यू फॉर अ टीम इज इनक्रेडिबल. I think there cannot be a better knock than जितेश शर्मा played. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ पंजाब डेज से. जिस तरह के वो कैमियोज खेलते थे 30 रन के, 40 रन के लास्ट में आके, बट टू प्ले एन 80 odd run innings is not something that I expected of him. This was like, for me, as someone who grew up watching the IPL, this took me back to Ross Taylor's assault against Kolkata Knight Riders in 2009. Oh my God, क्यों याद दिलाते हो? Yeah, so that like वही था कि you are chasing more than 200. आपको पता है कि पिछले मैच में क्या हुआ था, आप विनिंग पोजीशन से बिखर गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एज अ कैप्टन he took responsibility and the kind of shots he played, he honestly surprised me. I mean, I am a big admirer. And top 2 place at stake. Yeah, I'm right? a big admirer of Jitesh Sharma, but ये knock मैंने उनसे बिल्कुल नहीं expect करी थी. I think under pressure, the kind of pressure that you have as RCB, क्योंकि RCB इतने सालों से playoffs हमेशा जाता है, पर because they don't get that cushion of 2 matches, they flounder. So that was at stake. He was the captain, and the way he played, it was incredible for me. मजा आ गया. जितेश शर्मा की पारी, मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ. मैं भी अमित के साथ जाऊंगा कि जो जितेश शर्मा ने पारी खेल के दिखाई है ना, और खासकर जो हमने इस सीजन में आरसीबी और पंजाब की राइवलरी देखी, जिस प्रकार की बहस देखने को मिला, एग्रेशन देखने को मिला, और उस बीच में आना 200 से ऊपर का टारगेट, और खासकर आप जब स्टैंडिंग कैप्टन हो, रजत पाटीदार जो काफी समय से चोट के चलते टीम में तो आ गए थे वापस, लेकिन प्रेशर जिस तरीके से होता है स्टैंडिंग कैप्टन पर भी, विराट कोहली से बातचीत करना, लेकिन उसके बाद जाकर वो पारी खेलना, आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने ये बताया कि यार खाली रोमारियो शेपर्ड या टिम डेविड नहीं, तुम्हारे पास जितेश शर्मा भी है. और मुझे लगता है कि वो पारी एक खुद के लिए भी टेस्टामेंट थी
ये टीम को बताने के लिए कि मैं इस टीम में एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा वजूद है, और आई थिंक वो पारी उनके वजूद को दिखाती है, दर्शाती है। तो डेफिनेटली जितेश शर्मा। अब बात कर लेते हैं बेस्ट गेम जो था इस टूर्नामेंट का, वो आप लोग के हिसाब से कौन सा है? गंतव्य आपके साथ शुरू करेंगे। अगेन ये गेम के हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, बट पंजाब के क्या, क्योंकि मैं 3-4 चीजें होती है। एक तो होता है अनफॉरगेटेबिलिटी, नो वन विल एवर फॉरगेट दैट गेम जो देखा था। एक होता है हिस्ट्री, लोएस्ट टारगेट एवर डिफेंडेड, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और फिर नरेटिव। मतलब पिछले गेम में ही पंजाब ने 240 प्लस का चेस कंसीड किया था, राइट? एंड उसके अगले गेम में श्रेयस अय्यर अपने पुराने टीम के साथ, जिनके साथ वो आईपीएल जीते थे, उनके अगेंस्ट 112 डिफेंड करना इज लाइक अ क्रेजी नरेटिव। मतलब आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई वाज सीइंग। आई विल नेवर फॉरगेट दैट गेम। बॉल बाय बॉल याद है मुझे। आई थिंक फॉर मी ये गेम वही था, देयर इज कॉन्टेक्स्ट टू इट, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट इज कि किस तरह की राइवलरी है इतने सालों से, और पिछले साल इसी गेम में क्या हुआ था। दिस इज आरसीबी सीएसके, जो उनका जिस मैच में रोमेरियो शेपर्ड के नॉक की बात करी अभी गंतव्य ने, सो 213 का टारगेट है, आपको 214 चेस करना है। उसमें एक यंगस्टर आके इतनी बढ़िया पारी खेलता है, लेकिन उसके बाद the team begins to flounder, and it comes down to the same person, Yash Dayal, having to do the job against Mahendra Singh Dhoni, and he does it, And that so no ball in the last over वगैरह का ड्रामा। correct, like again the शिवम दुबे 6 मारते हैं, वो बॉल बाहर जाती है, फिर से वही सेम चीज होती है जो पिछले साल हुई थी, and then RCB goes on to win by 2 runs and they do the double over CSK, जो एक टीम जो चेन्नई से वहां पे चेपॉक पे जीतती नहीं थी, अब उन्होंने इस साल दोनों मैच जीत लिए चेन्नई के खिलाफ, और इतनी जो राइवलरी है उन दोनों की, आई थिंक दैट फॉर मी वाज द मैच ऑफ द टूर्नामेंट। लाइक यू कैन इमेजिन द स्टेडियम बजिंग विद एक्साइटमेंट, और विद अ मैच लाइक दैट, विद अ राइवलरी लाइक दैट, एंड विद अ फिनिश लाइक दैट, आई थिंक परफेक्ट मैच ऑफ द आईपीएल 2025 फॉर मी। मेरे लिए मतलब जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था उसके दौरान जो एलएसजी और दिल्ली के बीच में मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर आशुतोष शर्मा ने मतलब जो पारी खेली थी 31 गेंद पर, देखने को मिली थी खासकर केविन पीटरसन के चेहरे पे। ऐसा लग रहा था कि वो बाहर जहां पर डगआउट में बैठे हुए हैं, उनको मालूम था कि अभी हम गेम हारे नहीं है, और उसकी एक ही वजह थी कि आशुतोष शर्मा वहां पर मौजूद थे। पिछले साल वो पंजाब में थे, अब शशांक सिंह को तो रिटेन कर लिया था टीम में। अब जब कोई प्लेयर निकल जाता है तो उसके लिए अपने आप को साबित करना, हमने देखा है कि ये कई दफा हुआ है इस आईपीएल 2025 में, चाहे वो कोई और प्लेयर ना हो, हम उनका नाम नहीं लेंगे। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। बट हाँ, आशुतोष शर्मा ने वो करके दिखाया, वो पारी मतलब गजब की पारी थी। फिर बात करते हैं कि बस चोक जॉब की, यानी कि कोई एक ऐसा मुकाबला जहां पर जो टीम थी वो लगभग मैच जीत गई थी, लेकिन आखिरी में जाते जाते सब कुछ खराब हो जाता है। ऐसा कोई मैच जो टीम जीतते जीतते हार गई हो, गंतव्य आपके हिसाब से? तो मैं राजस्थान के सारे गेम्स देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ उनमें से कौन सा पिक करूँ, एंड आई थिंक आरसीबी वाला गेम ट्रॉफी ले जाती है, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने 18th ओवर में 22 रन मारे, उसके बाद 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। 1 ओवर में 22 रन मार के उन्होंने 2 ओवर में 6 रन मारे और 4 विकेट गंवाए राजस्थान ने। मतलब 19th ओवर में आप 1 रन कैसे दे सकते हैं जब आपको बस 9 पर ओवर चाहिए? मेड नो सेंस। मेरे को याद है हम पॉडकास्ट ही शूट कर रहे थे उस दिन भी, एंड हम सब अंदर आ गए थे शूट करने की 2 ओवर बाकी 18 रन चाहिए तो खत्म मैच, एंड लो एंड बिहोल्ड दे समहाउ एंड अप लूजिंग। तो I cannot forgive them for it. Yeah, I think RR versus DC for me, जहाँ पर मिचेल स्टार्क के आपने ओवर की ऑलरेडी बात करी, जो कि सुपर ओवर तक ले गया। I think again that's a match that was just in their grasp, और उसके बाद वहाँ पर ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर, जिनका एक रोल है टू फिनिश द मैच, वो नहीं कर पाए। सो आई थिंक दैट वाज टेरिबल ऑफ अ टीम लाइक आरआर। मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो एक लखनऊ और राजस्थान के बीच में मैच हुआ था, तो मेरे लिए तो भाई वो मैच था जहां पे लखनऊ ज्यादा नहीं 180 रन ही बनाती है, और उसके बाद राजस्थान की बैटिंग आती है। 80-85 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी सूर्यवंशी और जायसवाल के बीच में, और जायसवाल ने बड़ी अच्छी पारी भी खेली थी, उन्होंने 74-75 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी टीम जो है 2 रन से हार जाती है। उनका जो मिडिल ऑर्डर था, जिसके हम बहुत बात चर्चा कर चुके थे, जहां पे अमित के भी फेवरेट प्लेयर शुभम दुबे मौजूद थे, शिमरन हेटमायर थे, और इसके अलावा आई थिंक ध्रुव जुरेल, जिनको रिटेन किया गया था अच्छी खासी रकम में, ये सारा ही फ्लॉप कर जाता है, और 2 रन से ही जो मैच हार जाते हैं। मुझे लगता है कि वो आरआर की मतलब सबसे करीब जीता हुआ मैच था, मतलब कर सकते थे, लेकिन आई थिंक इसमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप समझ सकते हैं कि स्टार के अगेंस्ट आपने बॉटल कर दिया, बट
आवेश खान के अगेंस्ट आपको 9 रन बना लेने चाहिए लास्ट ओवर में मेरे हिसाब से। करेक्ट, वो मौका तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बट आरआर है इस बार को यार, कुछ अच्छा हुआ नहीं है। देखते हैं द्रविड़ साहब क्या प्लान करते हैं उसके बाद। बहरहाल बात कर रहे थे रूकी प्लेयर ऑफ द आईपीएल की इस सीजन की, कि भाई आपके हिसाब से कोई नया प्लेयर जिसने अभी तक आईपीएल नहीं खेला है लेकिन आईपीएल में डेब्यू करता और छा जाता है। इस बार अमित के साथ स्टार्ट करता है। अमित मेरे भाई, तुम्हारे कौन सा वो प्लेयर? थोड़ा कंट्रोवर्शियल चॉइस होगा। This is a player who has lost more money in fines than he has made in this entire year. But I think अगर आप वो सब आप हटा के देखें, and I don't want to remove that honestly. Cricket needs characters, and Digvesh Rathi is a character, but his character does not overshadow his talent and skill. And you know, the 14 wickets that he took, despite being like a fresh face, and he was not going to be in the playing 11 if not for the, you know, all the injuries that took place, right? So उसके बाद प्रेशर सिचुएशन में उस बॉलिंग अटैक में जहाँ पर बहुत सारे रिलायबल नाम नहीं थे, उन्होंने जो किया 13 मैचेस 14 विकेट एंड एन इकोनॉमी ऑफ 8.25, I think there is a definite scope of that player going the next level in the next season. And I don't want him to be disciplined. I don't want him to be, you know, sat down and told कि आप ऐसा कुछ करें. वो एक flavor लाते हैं क्रिकेट में, and his boldness, I think he should be playing in RCB next year, not Lucknow. But yes, I think अमित कहीं यार तुम नेक्स्ट ईयर कहीं एक अमित कोच ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से मोटिवेट कर रहा है। नहीं, I would love to see what Digvesh Rathi does next season, क्योंकि as a bowler उनके पास enough variations है, enough talent है to, you know, actually जो उन्होंने इस बार किया है उसका डबल करने के। So I think I would be very interested to see what he does next year. मेरे भी पिक आई थिंक दिग्वेश ही होते, बट अनदर प्लेयर दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट इवन दो पूरा सीजन नहीं खेल पाए वाज विघ्नेश पुथुर। बट इफ आई हैड टू पिक वन नेम, आई कैन नॉट लुक पास्ट सूर्यवंशी अगेन, क्योंकि 2025 विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ सीजन वेयर सूर्यवंशी मेड हिज डेब्यू एंड एज अ 14-year-old ब्रोक हिस्ट्री, मतलब। एंड आई थिंक जब से वो डेब्यू किया आईपीएल में, उनसे हायर स्ट्राइक रेट किसी का नहीं रहा है विद अ मिनिमम बॉल स्क्रैप। उनका 206 कुछ का स्ट्राइक रेट रहा है एज एन ओपनर, विच इज अगेन इनसेन। मेरे लिए आई थिंक लगता है कि पंजाब के लिए जो काम खासकर पहली सीजन में प्रियांश आर्या ने करके दिया है, हम लोग इसके पहले भी जब पॉडकास्ट में चर्चा कर रहे थे और हम लोग ये कह रहे थे कि भाई जो पंजाब का ओपनिंग वाला स्लॉट है वहाँ पे शायद जोश इंग्लिश आ जाएंगे, हो सकता है स्मिथ को बीत दिया जाए, लेकिन प्रियांश आर्या एक स्वीट चार्मिंग बॉय आता है जो जिसके अंदर बिल्कुल एग्रेशन नहीं है, जिसके अंदर एक प्योर टैलेंट है। और खासकर ओपनिंग की जिम्मेदारी, जहां पर अक्सर हम देखते हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर भी होते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई तू जाके पहले स्ट्राइक ले ले, लेकिन प्रियांश आर्या को वो जिम्मेदारी दी गई। और जिस तरीके से उन्होंने क्रिस पर डट कर, चाहे सामने मतलब बॉलर कौन सा है उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ गेंद को देखा है। और 400 से ऊपर रन पंजाब का जो आधा काम था ना, वो अगर किसी ने पूरा करके दिया है तो आई थिंक वो प्रियांश आर्या है। और उसके बाद देखिए कि मतलब उनके अंदर ना किसी भी प्रकार का गुरूर या घमंड आपको नहीं दिखाई देगा। वो जितना स्वीट दिखते हैं ना, उनकी बैटिंग उतने ही टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं। जिस तरीके से ऑफ पे या स्क्वायर पे वो कट लगाते हैं और ऊपर से स्क्वायर लेग पे जिस तरीके से वो पुल लगाते हैं या हुक भी लगाते हैं, जो कट करते हैं, उनकी जो कला है वो मुझे लगता है कि सब उससे परिचित हो चुके हैं और शायद इसीलिए उनकी इतनी चर्चा हो रही है। तो मेरे लिए तो वो नाम प्रियांश आर्या का रहेगा। खैर अब बात करते हैं कि सीजन के दौरान कई दफा ऐसा भी हुआ जहां पर कुछ प्लेयर्स आए और गए, लेकिन उसी बीच टीम्स ने अपने रिप्लेसमेंट भी चुने। तो बेस्ट रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो गंतव्य आपके हिसाब से मेरे भाई कौन सा वो प्लेयर होगा? देखिए रिप्लेसमेंट से तो मेरे को सीधा सीएसके की टीम याद आती है, क्योंकि उनको ही जरूरत पड़ी है बहुत। डेविड ब्रेविस के आगे कैसे देख सकता हूँ। आई थिंक आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने डक किया था, बट उसके अलावा हर मैच में 30+ किया। और चेन्नई ने इस सीजन 4 मैच जीते, तो बेसिकली आधे चेन्नई के मैचेस इस सीजन डेविड ब्रेविस ने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली जीता है उनको। वो जो मिडिल ऑर्डर का पूरा प्रॉब्लम था सीएसके का, ऐसा लगा कि एक बंदा अकेले आके काइंड ऑफ फिक्स कर दिया उसको, विच इज a huge thing to say given how big that problem was or is for CSK. Yeah, for me also it was a CSK player but not Deval Brewis but Ayush Matre. 17 साल का लड़का, उसको ओपनिंग स्लॉट दी जाती है ऋतुराज गायकवाड के एब्सेंस में, एंड टू प्ले द वे ही डिड, इट्स लाइक टेलिंग द CSK मैनेजमेंट कि भाई ये एक टेम्पलेट है, आप अब से ये खेलेंगे। सो आई थिंक एक जो पैराडाइम शिफ्ट होना था CSK की बैटिंग में, वो आयुष मात्रे की वजह से होने वाला है अगले सीजन। सो आई हैव लाइक लॉट्स ऑफ होप्स फ्रॉम हिम। आयुष मात्रे फॉर मी, आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर CSK that you know they got Ayush Matre in their side, and as a 17-year-old he has all the time to develop as a
brilliant cricketer. He's already got all the right ingredients in him. So Ayush Matre for me is the best replacement that a team has got, because इस पर अगले साल की CSK की टीम अब बन सकती है on the foundation of a cricketer like Ayush Matre, Urvil Patil and Deval Brewers of course. I think I can also cannot skip the name of Ayush Matre, क्योंकि सीजन तो CSK के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा. ऋतुराज गायकवाड बाहर चले जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर थे, डेवॉन कॉनवे थे, रचिन रविंद्र थे, लेकिन उसके मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वही CSK की टीम है. लेकिन जब आयुष मात्रे आते हैं और जिस मोमेंट पे आते हैं टीम के अंदर, और वो भी जैसे अमित ने कहा कि वो जो स्लॉट दिया गया ओपनिंग वाला उनको, और उन्होंने जिस प्रकार के शॉट्स खेले हैं, और उसके बाद उनको सीनियर प्लेयर जहाँ पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, उनका जो प्रेज मिला, अटेस्टेंट मिला कि भाई मैं इसके साथ खेला हूँ, मैं जानता हूँ उस प्लेयर को, तो ये बताता है कि हाँ उस प्लेयर में काबिलियत है. हाँ, मौका जरूर थोड़ा सा हो सकता है कि बाद में मिला, टूर्नामेंट के शायद पहले मिल जाता तो CSK की हालत या स्थिति कुछ और भी हो सकती थी. बट आयुष मात्रे नो डाउट प्योर टैलेंट है. स्पेशली दैट नॉक अगेंस्ट RCB में बोल रहा था, जो उन्होंने 93 95 कुछ बनाए थे. आई मीन अगेन चिन्नास्वामी अगेंस्ट RCB आता 17-year-old इज वेरी डॉन्टिंग. मतलब मैं स्टैंड्स में बैठ के मेरे को डर लग रहा था जबकि मैं RCB को सपोर्ट कर रहा था. तो टू डू दैट देयर इज एक्सेप्शन. ठीक है, IPL चूंकि 18वां सीजन चल रहा है और काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले सीजन्स को लेकर या पिछले जो टीमें थी, मतलब उनके परफॉर्मेंस को लेकर, तो अभी इस साल यानी कि IPL 2025 की सबसे मोस्ट इम्प्रूव टीम अमित आपके हिसाब से कौन नजर आई है? Can't look beyond Punjab. I mean, this is हम पंजाब का मजाक उड़ाते उड़ाते शुरू किया था हमने टूर्नामेंट, बट नाउ वी बो डाउन टू द पॉन्टिंग एंड श्रेयस. बहुत गाली पड़ी है यार, बहुत गाली पड़ी है, बहुत गाली पड़ी है गंतव्य को. यार मैं बोलने वाला था अमित, ये मुझे चाहिए था, ये थोड़ी तो पिटाई से बचा लो फैंस. नहीं, but I think it's a team that we know perennially finishes at number 6 or lower than that. Lekin the way they have played, the way they have, looked as a unit on the field, it's a threatening prospect. It's a daunting prospect to be in front of that team. And जो stability लाई है श्रेयस अय्यर ने अपनी बैटिंग से, to give the opening slot to 2 youngsters, like they have got everything right. The only thing that they might not have the luxury of at the end of the group stage is getting their bowling combination right. But उसके अलावा even the decision कि भाई ग्लेन मैक्सवेल नहीं चल रहा है, let's do away with him. Of course वो बाद में injured हो गए, that was a blessing in disguise. But yes, they have done most of the things right, and I think that change in captaincy and coach, I think that has done wonders to them, and that is the reason they are in the qualifiers now. मैं भी पंजाबी बोलता, but I think now I will say रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्योंकि उन्होंने जितने भी गैम्बल लिए हैं सब पे ऑफ किए. मतलब चाहे आप इंक्लूजन ऑफ कुणाल पांड्या देख लीजिए, या चाहे आप सूर्य शर्मा देख लीजिए, या रिप्लेसिंग फाफ विद सॉल्ट, या फिर इवन द इंक्लूजन ऑफ शेपर्ड इन द टीम. भूवी हम लोग सोचे थे वेदर इज पास इज प्राइम, क्लियरली इज स्टिल वेरी गुड. जॉश हेजलवुड हमको लगा था क्या वो सेम इम्पैक्ट कर पाएंगे T20 के, बिकॉज क्लियरली इज नॉट अ वेरी T20 सेंट्रिक बॉलर, बट अगेन ही इज विनिंग देम गेम्स. तो इवन दो वो लोग लास्ट से प्ले ऑफ में पहुंचे थे, इट वॉज लाइक अ स्क्रैची टूर्नामेंट जहाँ वो गिरते संभलते पहुंच गए एंड में. This year they look like a dominant team that were like always meant to finish in that top 2, which they did, and to win so many away games in a row, and even guys like Devdutt working off, Kohli having this exceptional season again. Everything is clicking. उनके पास spinners, pacers, batters, finishers, 10 players उनके लिए हाफ सेंचुरी मारे इस सीजन, which has never happened in any T20 tournament before in the world. RCB देखिए बिल्कुल डोमिनेट करती हुई दिखाई दी है, पर अगर मैं बोलूं तो देखिए हो सकता है कि लोगों को अचंभा हो, थोड़ा सा लगे कि यार ये क्या टीम का नाम ले लिया, बट मेरे लिए तो मुंबई इंडियंस है. क्योंकि अगर आप पिछला सीजन देखें, अब हार्दिक पांड्या कप्तान बनाए जाते हैं, उसके बाद कितना उनको बू किया जाता है. फैंस भी जो थे वो ऐसा लग रहा था कि मुंबई का वो बट चुका है. लेकिन उसके बाद 2025 में ऑक्शन और रिटेंशन, और उसके बाद जिस तरीके से हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि शायद बेहतर ये होगा कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दिया गया है, लेकिन आई थिंक MI मैनेजमेंट का मैसेज बड़ा क्लियर था, हम इसी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वही कप्तान होगा. लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वहां पर इस प्रकार की बातों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी, क्योंकि हम 5 बार के टाइटल विनर हैं और उन्होंने इस सीजन में वो करके दिखाया है. मतलब जो टीम एकदम से पिछड़ चुकी थी लीग स्टेज मुकाबले में, एकदम से प्लेऑफ में एंट्री मारना, और उसके बाद अब बाकी टीमों पे जो खौफ सता रहा है, मुझे लगता है जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है
और खासकर जब आपके बड़े बड़े नाम ना चल रहे हो, ऐसे में सूर्य कुमार यादव हो या फिर हार्दिक पांड्या हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो और फिर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा, उन्होंने दिखा दिया है कि ये वही टीम है जो पहले भी खिताब जीत चुकी है, जिसमें अब भी दम है। तो मेरे लिए तो मुंबई इंडियंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो ट्रांजिशन हुआ है, वो काबिल तारीफ है। तो मेरे लिए मुंबई इंडियंस है। बहरहाल बात करते हैं इस बार कौन सी टीम ने बहुत निराश किया, यानी कि डिसअपॉइंट किया। गंतव्य, आपके हिसाब से मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम आई फॉर आईपीएल 2025? बहुत सारे ऑप्शंस थे बट आई विल गो, अरे भाई 10 टीमें हैं, कितने सारे ऑप्शन लेके बैठे हो। जिसमें से आई थिंक 4-5 टीम्स तो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं इस मैट्रिक में, बट आई थिंक आई विल एंड अप गोइंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे स्टार्टेड द सीजन। मतलब टू गो 4 wins back to back and to have the experience of Fav, the excitement of JFM, KL Rahul, Akshar Patel, इतने experience, but the best part about their lineup I found was their balance, क्योंकि आपके पास 3 premier spinners हैं, अक्सर, कुलदीप and विपराज. How he has performed this season, he is I think eligible for that elite category at least for 2025. and उसके बाद स्टार्क जैसे पेसर, मुकेश कुमार, नटराजन, मोहित शर्मा, सब proven IPL performers है आपके पास. Your batting runs till 9, you have 6-7 bowling options each game, you win 4 games on the trot, you perform under pressure, and उसके बाद से वो जैसे crumble किए हैं has been very disheartening and almost unexplainable to watch, क्योंकि ऐसा लगा कि सारे प्लेयर्स का फॉर्म एक साथ चला गया. उनके प्लेयर्स आते थे, स्पार्क करते थे, स्टब्स के 1-2 नॉक्स आए, नायर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया बट देन ही फिजल्ड आउट, स्टार्क ने फाइफर से स्टार्ट किया, फिजल्ड आउट. राहुल आई थिंक वाज द ओनली प्लेयर हु वाज कंसिस्टेंट राइट थ्रू आउट, प्रोबब्ली अपार्ट फ्रॉम कुलदीप. सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले साल खेले थे और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी थी 286 रन बनाकर, आई थिंक सब वही उम्मीद कर रहे थे कि जो पिछला सीजन था वही डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन दे जस्ट लॉस्ट द प्लॉट कंप्लीटली इन द मिडिल शुरुआत से, ऑनेस्टली, बिकॉज पहले मैच के बाद कुछ ज़्यादा जीते नहीं. बट या द थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी वाज that lack of flexibility maybe, and that also coming from a player, from a captain who has won World Cups, won Ashes and everything, and even came very close to winning the tournament last year. So वो जो lack of flexibility थी कि हम we will go after 300, we will not change our style of play, स्पेशली सीइंग कि हर कंडीशंस में वो बैटिंग स्टाइल नहीं चल रहा है, वो थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा. और मतलब जिस तरह के उनके, आई मीन आई नो द एक्सपेक्टेशंस दैट द फैंस हैड फ्रॉम द टीम, एंड आई थिंक दे देमसेल्व्स हैड सेट सम वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. जिस तरह से पिछले साल परफॉर्म किया था और उसके बाद जिस तरह से इस साल परफॉर्म किया, आई थिंक इट इज़ अ फेयरली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. हालांकि पॉइंट्स टेबल पर आप देखेंगे इतना नीचे नहीं है, क्योंकि उन्होंने लास्ट के 3 मैचेस जीते, बट वो लास्ट के 3 मैचेस तब जीते जब द टूर्नामेंट वाज एलिमिनेटेड ऑलरेडी, एंड वहां पर या वो प्रेशर नहीं था. तो आप वो नहीं कह सकते कि ठीक है, लाइक दे डिड नॉट परफॉर्म सो बैड. आई थिंक टू बी एलिमिनेटेड सो अर्ली इनटू द सीजन, I think that was not expected from a team that did so well last year, and that retained its core, at least its batting core this year. उनके नए पिक्स आई थिंक कोई भी काम नहीं करे, लाइक शमी हो गया, चाहे ईशान किशन हो गया, चाहे एडम जैम्पाई क्यों नहीं हो गया, हर्षल पटेल as well. बिल्कुल, SRH ने अमित को निराश किया, बट मुझे यार सबसे ज्यादा जो किसी ने डिसअपॉइंट किया है वो KKR थी. पहले आपने कप्तान ऐसा चुन लिया, मुझे तो समझ नहीं आया. हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन सा अय्यर कैप्टन बनेगा, एक अय्यर जा ही चुका था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो सिर्फ 2 प्लेयर जो थे वो इस बार KKR में नहीं थे. एक थे उनके विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर, और दूसरे थे उनके जिन्होंने फाइनल स्टेज में या अहम पाड़ा पर KKR को 2024 से जीत दिलाने का काम किया था, खासकर फाइनल में, वो थे मिचेल स्टार्क. बाकी सारा अगर आप प्लेयर देखें तो लगभग वही थे, लेकिन इतना खराब परफॉर्मेंस, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे सुनील नरेन हो, मतलब कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं दिखा. और खुद कप्तान की अगर मैं बात करूं, अजिंक्य रहाणे, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई CSK से निकल गए, यहाँ मौका मिल गया तो यार कुछ मैच में ना पटाखा बम फोड़ लेते, लेकिन उसके बाद से वो फुसी, ऐसा कुछ नहीं था. तो KKR ने, मुझे लगता है वो उनके बेस्ट प्लेयर था आई थिंक इस सीजन, सो दैट इज हाउ बैड KKR वर, आई थिंक. मतलब उनसे उम्मीदें होने लगी थी, बट मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब सिर्फ 2 प्लेयर निकल जाते हैं, टीम आपकी वैसे की वैसी खड़ी थी, ना कोई प्लानिंग दिख रही थी, ना कोई सही यूटिलाइजेशन दिख रहा था. आप अंग्रेश रघुवंशी को भाई लास्ट में भेज रहे हो, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आ रहे हो,
सब कुछ गड़बड़ था अगर किसी टीम में, तो मुझे लगता है मेरे लिए तो भाई वो केकेआर थी, उसने बहुत निराश किया। बहरहाल बात करते मतलब कोई एक ऐसा प्लेयर जिसका आपको इम्प्रूव या रिवाइज वर्जन दिखाओ इस साल, जो काफी बेहतर नजर आए हैं। गणतव्य आपके साथ शुरू करेंगे। I think I will go with Mitch Marsh. He went from like a Rahul Tripathi, Deepak Hooda level player जहाँ पे 250-300 रन 350 रन मारते थे एक सीजन, to suddenly कोहली, स्काई, साई सुदर्शन लेवल ऑफ प्लेयर जहाँ पे 600 प्लस रन मार रहे हैं, 150 प्लस स्ट्राइक रेट रख रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट टू अस कि जब उनको स्टार्ट्स मिले, he actually made them count। जैसे कि उन्होंने पहली IPL सेंचुरी बनाई अपनी, एंड he scored a couple of 70s 80s। तो इट्स नॉट लाइक कि वो पावर प्ले में ब्लिट्स करके चल पड़ रहे थे। ही एक्चुअली स्टक अराउंड फॉर मेनी गेम्स एंड ही, उनके बिना वो LSG की बैटिंग लाइनअप एकदम ही खोखली थी इस सीजन। उनके मार्करम ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, बट स्पेशली विदाउट मिच मार्श तो आई डोंट थिंक LSG 2-3 से वो 10th 9th में ही रहते कुछ। तो टू हैव सच एन इम्पैक्ट ऑन योर टीम व्हेन, एंड स्पेशली बिकॉज मार्श पहली बार नहीं खेले थे IPL, मतलब वो कितने 10-11 साल से IPL खेलते आ रहे हैं। डेक्कन चार्जर्स के लिए आई थिंक उन्होंने पहली बार खेला था। 2009 से खेल रहे हैं, 2009 से खेल रहे हैं, 15 years, and to have your 2010, first good season in the 2010, हाँ 10 Yes. yeah same still 15 years 15 right? साल बाद शतक आया मेरे भाई, और आई थिंक and वही to have your उनके first good भाई season ने in the भी- IPL in your 15th season is Correct. like, and ऐसा भी नहीं कि कभी उन्होंने प्रॉमिस दिखाया कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो बस फेल ही होते गए somehow टीम्स ने अभी भी भरोसा रखा उन पे, and finally it paid off, thank God it did। For me, I think that player is Prasidh Krishna, and I mean, honestly, no one at the beginning of the season thought that he is the guy who will have the purple caps at 25 wickets, at least at the end of league stage, and it looks like he would have it by the end of the tournament also. For anyone, he was not the wicket-taking bowler, but this year he emerged as the wicket-taking bowler, and outside of power play वो आते थे, शुरुआत करते थे, and हर मैच में almost 2 विकेट लेकर जाते थे for GT. I think that was quite impressive to see, because generally you think that okay, he's a bowler who will give away a lot of runs, but this year I think he actually took that next step in his bowling career, and it became that reliable go-to bowler for the captain who would get wickets for you in the middle overs. वो 7 to 15 वाला जो phase होता है, वहाँ पर वो विकेट निकाली है, and I think that's why I think Prasidh Krishna for me is one of the most improved bowlers. I'm very interested to see how he performs now in England in test matches. Hit the deck bowler है, उनकी हाइट का जरूर फायदा मिलेगा उन्हें, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट खेला था, 6 विकेट निकाली थी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा now that he has had this kind of an IPL season. भाई मुझे जितना बोलना था उससे ज्यादा अमित ने बोल दिया है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का नाम मैं भी लेने वाला था, तो आई थिंक कुछ बचा नहीं है। बट इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2 सीजन पहले, जब मतलब 2 सीजन उन्होंने खेले नहीं थे, लेकिन इस बार जब वो गुजरात में आए तो किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि प्रसिद्ध कृष्णा टॉप विकेट टेकर हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज थे वहां पे साउथ अफ्रीका के 2 लेजेंडरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कागिसो रबाडा और जेराल्ड कोट्जिया जैसे नाम थे वहां पर। उसके बाद आपके स्पिनर नहीं चल रहे हैं, राशिद खान नहीं चल रहे हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में गुजरात की कोई कमी है, क्योंकि वो मेन स्ट्राइक बॉलर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें प्रसिद्ध कृष्णा को, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो पोजीशन फॉर्म की है अपनी एबिलिटी के दम पे, वो न सिर्फ IPL में बल्कि उनको अब इंडियन टीम के लिए, जैसे अमित ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस देखने लायक होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, तो बहुत ही इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव्ड वर्जन हमें देखने को मिल रहा है प्रसिद्ध कृष्णा का। बहरहाल बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो होगी कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि कौन से प्लेयर की शानदार वापसी हुई या अच्छी वापसी से हम कह सकते हैं। अमित, आपके हिसाब से कौन होगा वो प्लेयर? I think Kantavya has already talked about him in the previous section, but for me also Mitchell Marsh, nobody would have expected कि वो शॉन मार्श का वो 616 का जो आंकड़ा था उन्होंने फर्स्ट सीजन में बनाया था, वो क्रॉस करेंगे। ऑनेस्टली लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन ऑल्सो, जब हम डिस्कस कर रहे थे LSG की बैटिंग लाइनअप, वही था कि अरे इनके पास कोई और ओपनर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए दे हैव टू गो विद मिच मार्श एट द टॉप। बट टू डू व्हाट ही डिड विद एडन मार्करम, आई थिंक Aiden Markram would be my second pick for this certain category. But yes, Mitchell Marsh having the kind of season that he has had, and जिस तरह से same point I would say for जो गंतव्य ने कहा कि he was not interested in just giving a good start and going out. He was interested in playing the big knocks, which is something that शायद teams उनसे 15 साल से expect कर रही थी. But this is the only time that he has given that. Nobody saw a season
in which Mitch Marsh would have more than 600 runs coming. yeah. So Never. yeah, both Mitch Marsh having a 600-run season and Prasadh Krishna having a 25-wicket season, nobody saw it coming, and both of them having a brilliant year was quite something for me. अमित के जो सेकंड पिक है वो मेरे फर्स्ट पिक होंगे, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू अपोलोजाइज टू एडन मार्करम, क्योंकि आई थिंक मैंने अपने प्री ऑक्शन वाले पॉडकास्ट में मैथ्यू ब्रिट्सके से ओपनिंग करवाया था, बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट कि हाउ कैन अ प्लेयर सो टैलेंटेड कीप फेलिंग ईयर आफ्टर ईयर. मतलब हम सबको याद है एसआरएच के वो कैप्टन थे एंड ही वाज ड्रॉप्ड मिडवे थ्रू अ टूर्नामेंट एज कैप्टन. वी नो हाउ डेवास्टेटिंग दैट कैन बी, एंड देन टू कम बैक फ्रॉम दैट, लास्ट सीजन भी उनका बहुत बुरा गया, एंड देन टू कम बैक फ्रॉम दैट, स्कोर नियरली 450 रन्स इन अ बैटिंग यूनिट. जब आप ओपन करते हैं एंड आपको पता है कि आपकी मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा दम नहीं है, देन देयर इज ए फियर फैक्टर ऑल्सो, राइट, कि शुड आई गो फॉर माई शॉट्स और हाउ शुड आई प्ले. एंड मार्करम की तो पूरी करियर ही ये दिक्कत रही है कि उनको समझ में नहीं आता है फील की अटैक कब करें एंड व्हेन टू ट्रस्ट हिज नेचुरल गेम. एंड beyond that, to score 450 runs at a strike rate of nearly 150 is exceptional. I did not see it coming at all. मुझे तो लगा था उनसे वो स्टार्ट करवाएंगे, 4 गेम बाद ड्रॉप हो जाएंगे, and that will be the last of Aiden Markram we see in the IPL. But ठीक है I was so mistaken. भाई, मेरे हिसाब से मैं लेने के लिए तो वैसे कुणाल पांड्या के बारे में सोच रहा था, बट आई वुड लाइक टू टेक नेम ऑफ देवदत्त पट्टिकल. और मुझे लगता है कि उनका जो कमबैक है ना, वो LSG से आरसीबी में ही नहीं, मतलब उनका जो फॉर्म भी जो वापस आया ना आरसीबी आकर, और आरसीबी ने जो इस बार जो डोमिनेटिंग जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट रही है वो टीम, आई थिंक उसमें विराट कोहली तो थे ही, फिल सॉल्ट बीच में चले जाते हैं, लेकिन देवदत्त पट्टिकल जितने समय भी वहां पर विराट कोहली के साथ थे, ही मेड श्योर कि आरसीबी को इस मतलब जो उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो जल्दी से यूज ही ना हो जाए. छोटी लेकिन बड़ी मतलब अहम महत्वपूर्ण जो पारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल नॉक्स होते हैं, वो उन्होंने इस बार आरसीबी के लिए खेले हैं. और अगर उसका नाम मैं नहीं लूंगा मतलब उनके कमबैक को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, उनका कमबैक बड़ा शानदार रहा है. तो मेरे लिए तो वो नाम देवदत्त पट्टिकल का होगा. लेकिन अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कि भाई वो कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है. अमित, आपके लिए मेरे भाई कौन होने वाला? वो जोफ्रा आर्चर तो नहीं होंगे? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है इस लिस्ट में, और ये शायद लिस्ट काफी लंबी चली जाएगी, बट आई थिंक मेरे लिए एक प्लेयर जो बहुत अनयूजुअल सीजन रहा, दैट इज राशिद खान. आप एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा राशिद खान से, लाइक वही है कि ही हैज सेट सच हाई स्टैंडर्ड्स फॉर हिमसेल्फ, लेकिन जो इस साल उनका फॉल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लुक बियॉन्ड, बिकॉज हर मैच खिलाया टीम ने उनको, एंड एक्सपेक्टेशंस हमेशा राशिद खान से हाई होती है. अगर वो विकेट ना भी लेते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो रन कम दे, पर इस बार उनको 33 छक्के पड़े हैं, विच जस्ट गोज ऑन टू टेल दैट ही हैज बीन, जो भी उनका थोड़ा सा भी मिस्ट्री बचा था, इट हैज़ बीन डीमिस्टिफाइड. बैक इंजरी के चलते पिछले साल उनका बॉलिंग में काफ़ी फ़र्क आया है. वो जो स्पीड से वो अपनी बॉल रिलीज करते थे, इस साल वो नहीं की है. सो हाउ डज राशिद खान come back from a setback this big? I'm very keen to know, because he is a champion cricketer and we all love to see a player like him and player like him succeeding. So इसीलिए for me I think this has been one forgettable season for Rashid Khan. ऋषभ पंत के आगे कैसे जाऊं मैं? सेंचुरी के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आप 27 करोड़ दे रहे हैं एक प्लेयर को, और वो 300 रन भी जब नहीं मार पा रहे हैं आफ्टर ए सेंचुरी, और स्ट्राइक रेट भी उनका 100 नहीं होगा आई थिंक वो सेंचुरी हटा दूं मैं तो. ये तो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बड़े फ्लॉप है इस साल का, छोड़िए. मुझे लगता है कि पंत से बड़ा कोई नाम नहीं है, बट चूंकि गंतव्य ने उनका नाम ले लिया है, तो मैं जाना चाहूंगा रियान पराग के साथ, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान रॉयल्स ने उन पर अभी तक किया है, और जिस तरीके से हमने देखा कि सीजन के बीच में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, जहाँ पे संजू सैमसन बाहर हो गए थे, चोटिल हो जाते हैं, जो भी चल रहा था राजस्थान मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद रियान पराग के पास जितनी उनकी काबिलियत है, जितना उन पर भरोसा जताया गया था, उस हिसाब से वो बहुत ही फिसड्डी साबित हुए हैं. तो मेरे लिए उम्मीदें बहुत थी रियान पराग से, लेकिन मुझे उन्होंने इस बार बहुत डिसअपॉइंट किया है. खासकर जो हमने अब तक कुछ पिछले सालों में राजस्थान रॉयल के जो परफॉर्मेंस देखे थे, उस हिसाब से उन्होंने बहुत लेट डाउन किया है, बीइंग ए प्लेयर ऑल्सो. और बीच में जो उनको बड़ी कप्तानी मिली, कैप्टनशिप वाली, जहां पर वो अपने आप को साबित कर सकते थे एज ए फ्यूचर कैप्टन के लिए भी, आई थिंक वो भी उन्होंने मिस आउट कर दिया. सो आई वुड गो फॉर रियान पराग. बहरहाल बात करते हैं तब बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट
और साथ में बेस्ट सेलिब्रेशन। अमित, आपके लिए क्या होगा? I think it was a non-celebration that caught my eye the most. Snog की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, तो I won't go back to it. But जितेश शर्मा doing that आवेश खान impression जो हमने LSG के win के देखा था 2023 में, but not throwing the helmet this time, showing that he respects his cricket a little more, maybe even when things get a little more heated up. So yes, that for me was, especially considering the kind of pressure that he was in as a captain of the team, taking the team to the second position on the table. I think that was quite a moment, and especially because it ties back to a moment in the past. So Jitesh Sharma, that helmet celebration, and because Avesh Khan was just in front of him, so he must have got his lesson that this is not how you celebrate. You respect your gear as a cricketer. So yeah, that for me was the celebration of the. I did not tournament. expect Avesh Khan to be the most joked about cricketer in a post-season awards show, but here we are. Celebration से तो मेरा दिग्वेश शाटी आते हैं मेरे दिमाग में, but if I had to pick a moment, it would be the Antara celebration. KL Rahul at the Chinnaswamy. मतलब to scream "This is my ground" after scoring 93 and leading your team to victory. बिल्कुल, और मेरे लिए भी गंतव्य जो केएल राहुल ने जिस प्रकार का सेलिब्रेशन किया था, खासकर एलएसजी में जो उनके साथ हुआ, और उसके बाद उन्होंने आरसीबी के सामने जो एग्रेशन दिखाया, जहां पर विराट कोहली जैसा प्लेयर उनके सामने था, और मतलब एक सीनियर प्लेयर जो हमेशा अपने एग्रेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका आकर ये बताना कि ये मेरी धरती है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा ग्राउंड है। और उसके बाद जब हमने देखा कि संजीव गोयनका, एक लम्हा था जब संजीव गोयनका आते हैं, उनको देखते हैं और वो उनसे हाथ इस तरीके से मिलाते हैं जैसे वो अब एक अलग फ्रेंचाइजी में जा चुके हैं, जहां पर उनकी अहमियत है, जहां पर उनकी वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बिना कहे केएल राहुल ने उस मोमेंट में समझा दिया था। आई थिंक वो हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से क्या हमने कोई अवार्ड मिस कर दिया, या किसी अवार्ड को लेकर हमने किसी प्लेयर का नाम मिस कर दिया है? तो आप जरूर अपने अवार्ड्स, अपने प्लेयर्स के नाम कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हम सभी को दे इजाजत। धन्यवाद। जुड़े रहे स्पोर्ट्स कैफे के साथ।